हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे साथियों और पढ़ाई भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, ये पीवाईक्यू का सीरीज नंबर 4 है और हमने अभी तक 82 क्वेश्चन देखा है, 82 नंबर तक क्वेश्चन देखा है और 82 नंबर से अब आगे देखना है साथियों। पॉलिटिकल साइंस का ये पीवाईक्यू है यूजीसी नेट का और इससे हम एनालाइज करते हैं कि कैसे 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें जितना हम करने जा रहे थे एग्ज़ाम में। आप बिलीव करिए, आप एक बार पूरा सीरीज देखिए और आप एग्ज़ाम में जाकर बैठिएगा तो आपको फील होगा कि जितना हम पिछली बार किए थे उससे हम 20 क्वेश्चन केवल अपने सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर आप ये अपने एग्ज़ाम देते टाइम पे ये मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो अप्लाई कर रहे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जीतन स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम डेस्टिनेशन पे। साथियों, अगर नए हैं आप चैनल पे तो इससे जुड़ जाइए क्योंकि इस पे हम पूरा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। 83 नंबर क्वेश्चन हम 82 नंबर तक देखे थे, 83 नंबर ये है। 83 नंबर में आपको देखिए कुछ बुक का नाम दे दिया है और कुछ ऑथर दे दिया है और पूछ रहा है कि इसके कौन किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो बुक लिखा गया है। इसमें 4 बुक का नाम है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी, इस तरह से। दूसरा आप देख पाइए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न स्टोन ऑफ ए नेशन, और तीसरा है द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। चौथा है कश्मीर स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ये बुक है और इधर जो इसका ऑथर है यानी कि बुक का लेखक जो है उनका नाम दिया हुआ है। साथियों, अब देखिए, अगर आप ये, हालांकि ये क्वेश्चन मुझसे गलती हो गया था पर क्योंकि मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आप एक को भी अगर आप मिलाते हैं, जैसे कि अब ये बड़ा फेमस बुक है, जब मैं दोबारा अपने आके सिलेबस देखा तो ये बड़ा फेमस बुक है द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। ये जो बुक है ये बीपी मेनन का बहुत ही फेमस बुक है। अगर मुझे एक भी याद रहता तो मैं एक को, सी को जो है एक से मिलाता और सी को एक से, देखिए C2 C3 C4 एंड C1, यानी कि एक ही ऑप्शन ये होता ये। बाकी आप, अगर आप इसको, आपको नहीं पता था, आप अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ये जो बुक है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी, ये जो है ये बी शिवाराव की बुक है। इसके बाद से आप देखिएगा ये दूसरी जो बुक है ये है ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक है, और तीसरी जो कश्मीर स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो बुक है ये शिशिर के गुप्ता की बुक है। इस तरीके से आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लिए साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फैक्ट ही है और आपको बेसिक चीज़ें ये सब कोई को पता होता है कि ये जो क्यूबा संकट है ये मैक्सिमम लोगों को पता है। जब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में तो देखेंगे शीत युद्ध के समय कैसे 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट आता है। और एक को आप मिलाइएगा, अगर क्यूबा संकट को खाली आप वन से मिला दे रहे हैं, 1962 से मिला दे रहे हैं, तब देखिएगा बाकी सब अपने आप मिल जाता है। हालांकि ये सोवियत संघ का हमला जो होता है 1979 में होता है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ हमला करता है साथियों। अगर आप वैसे केवल आप एक भी आपको पता है कि 1962 में ये फेमस चीज़ है, ये फेमस घटना है क्यूबा मिसाइल संकट जो है। क्योंकि रसिया जो है क्यूबा एक स्टेट है जो अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास एक स्टेट है, एक राज्य है। सॉरी, राज्य यहाँ कहने का मतलब, एक स्टेट कहने का मतलब एक देश है। आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में देश को ही राज्य बोला जाता है। तो एक देश है और रसिया यहाँ पे है, तो रसिया जो था वो यहाँ पे क्यूबा में अपना मिसाइल तैनात कर रहा था, इसी को क्यूबा संकट इसको बोलते हैं। हालांकि जब हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। अगर आप सी का एक मिला रहे हैं तो सी का एक देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक ही है जिसमें सी का एक है, यानी कि ऑप्शन यही होगा। बाकी आप देख लीजिएगा इसमें कौन क्या है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होगी साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी, एकदम सिंपल है। बिहार का अगर कोई विद्यार्थी होगा तो वो बिल्कुल ही गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये राज्य दिया हुआ है कर्पूरी ठाकुर। आप जानते हैं, बड़ा ही फेमस नाम है कर्पूरी ठाकुर का बिहार से, और केवल इनका बिहार से आप मिला के देखिए, अपने आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। ए का तीसरा एक ही में है और एक ही आंसर होगा इसका। साथियों, यूजीसी यूपीएससी के एग्जाम की तरह नहीं है कि आपको एक ऑप्शन अगर नहीं पता था, क्योंकि यूपीएससी में होता है आपको मैक्सिमम चारों, या फिर आपको दो। अब तो जब आने लगा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, तो आपको चारों के चारों पता होना चाहिए। पर पहले जैसे कूट देता था वो, तो आप अगर एक पता है तो आप नहीं कर पाइएगा। अगर आपको दो या तीन पता है तो आप कर सकते थे, पर यूजीसी में ऐसा नहीं है। यूजीसी सिंपल देता है, अगर आपको एक भी पकड़ ले रहे हैं तो आप अपने आप मिला सकते हैं इसको। ये कूट दिया है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप ये स्मार्ट गेस करना होगा आपको एग्जाम में बैठ के। इस तरीके से आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो है 86 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए कुछ सिद्धांत हैं और उसके जो प्रतिपादक हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं, ड्वाइट वाल्डो है और रेंसिस लिंकर्ट हैं। साथियों, इसमें आप एक बात आपको जानना होगा कि जब हम ये भी पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन जो है,
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसका जनक जो है वो डॉयल्ड वाल्डो को बोला जाता है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा यूजीसी ने थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपको एक पता है तो शायद आप नहीं कर पाइएगा। देखते हैं, अगर आपको जैसे कि मुझे ये पता था, जैसे मान के अगर आपको ये पता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो है डब्ल्यू टेलर की, ये डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है। ये बड़ा ही फेमस सिद्धांत है साथियों सबके सब। अगर वैज्ञानिक प्रबंधन आपको पता है तो एक का दो एक ही में है। आप यहाँ से कर सकते थे। देखिए नवीन लोक प्रशासन, अगर आपको पता है कि ये नवीन लोक प्रशासन का जनक डॉयल्ड वाल्डो को बोलते हैं, तो डी का तीसरा में, देखिए यहाँ पे अगर आपको केवल ये पता होता, जैसे नवीन लोक प्रशासन के बारे में पता होता, तो यहाँ पे डी का तीसरा यहाँ पे, डी का तीसरा यहाँ पे, तो शायद नहीं कर पाते। पर आपको एक से अधिक पता हो, या फिर अगर आपको ये पता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो डब्ल्यू टेलर का है, तो आप इससे आसानी से इसको कर सकते थे। इस तरीके से आपको स्मार्ट गेस वहाँ पे करना ही होगा। स्मार्ट अपना जो दिमाग है उसको शांत करके और स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम में आपको प्रोग्रेस करना होगा। आगे देखते हैं नरेगा। ये देखिए साथियों एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, अदरवाइज आपको गेस ही करना होगा। नरेगा जो है ये इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 2006 में। इसका आपको याद ही करना होगा, ये फैक्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बॉर्डरलेस सीमा वर्ल्ड की बात करता है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करता है। आगे कह रहा है कैनिची ओहा में का सीमा विहीन विश्व यानी कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन सपोज कीजिए आपको नहीं आता है, तो आप एक बताइए, जब ये बॉर्डरलेस की बात करता है यानी कि बॉर्डरलेस अगर वर्ल्ड की बात करा जाए, तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का फीचर हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन का फीचर हो जाएगा। अगर ये ग्लोबलाइजेशन का फीचर हो जाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, जब हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड एक विलेज की तरह हम अगर लेंगे, वर्ल्ड को एक विलेज की तरह लेंगे, तो आप क्या करेंगे, सीमा विहीन राज्य जिसको बॉर्डरलेस वर्ल्ड बोल रहा है, तो आपको पता होगा ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, तो एक यहाँ पे एक टर्म है ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसको आपको रखना ही पड़ेगा। जहाँ तक आप मुझे मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होइएगा। देखिए अगर आपको मन चलेगी ये ऑप्शन नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, एक पता है, ठीक है, वैश्वीकरण होगा क्योंकि बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात कर रहा है। चलिए हम वैश्वीकरण को लेते हैं, बाकी सबको हटाते हैं। सी ऑप्शन में होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में सी है और इसमें ऑप्शन में सी है, बाकी दो एलिमिनेट कर सकते हैं हम आसानी से। अब देखिए दो एलिमिनेट कर सकते हैं तो सी तो कॉमन है, सी तो होगा ही। अब हमको डिसाइड करना है कि या डी सही होगा या ई सही होगा। जब हम डी में जाएंगे तो सर्वाधिकार की बात करता है, ये सर्वाधिकार की बात करता है, टोटलिटेरियन निज़म की बात करता है, और जबकि ये है विश्व के अंतर संबंधिता की बात करता है। आप एक बात बताइए, कनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड ये बात करता है। और ये कह रहा है कि सी जो है, सी तो कॉमन है, ई है, ई में अंतर संबंधता की बात करता है, और डी में जो है सर्वाधिकार की बात करता है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड को एक विलेज के रूप में देखते हैं, तो आपको पता होगा कि एक देश दूसरे देश से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। आज के वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, एक देश जो है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, यानी कि ये सर्वाधिकार की बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। तो आप इसको काट सकते हैं और यहाँ तक आप ई सी और ई का पास जा सकते हैं। इस तरीके से साथियों आपको स्मार्ट गेस वहाँ पे करना ही होगा और एलिमिनेट करना ही होगा। अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं तो आप बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही आप गलती करके आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कुछ लेखक यानी कि बुक्स हैं और कुछ लेखक का नाम दिया हुआ है। अगर आपको देखिए इन सब के बारे में आपको नहीं पता है, हालांकि सारे के सारे जो हैं, अभी जो थिंकर्स देख रहे हैं, जॉन रॉल्स देख रहे हैं, हन्ना अरेंट देख रहे हैं, प्लेटो देख रहे हैं, लॉक देख रहे हैं, सबको हम एक एक करके पढ़ना है मुझे, क्योंकि सबका हमारे सिलेबस में है। वो अलग ही है। बात यह है कि सब जो भी थिंकर्स हैं इनका ये सब एक दूसरे का ये सबका ये जो है बड़ा ही फेमस बुक है। अगर आपको नहीं पता है, पता होना चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देखिए स्मार्ट गेस। अगर आपको प्लेटो का जो बुक है, ये तो आपको 100% पता होना चाहिए कि द लॉ जो है प्लेटो का बुक है। अगर आपको एक पता है, देखिए एक ही पता है, सी का चौथा होगा, तो सी का चौथा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यानी कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एक से भी आप पता कर सकते थे। हालांकि ये जो चारों बुक है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तब अपने नोट्स में मेंशन करिए और इसको याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि ये पूछ सकता है, फिर दोबारा पूछेगा। एक ऑप्शन भी लेकर अगला दूसरे एग्जाम में 3 ऑप्शन दूसरा दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, तो भी आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए आप सबको एक बार अपने कॉपी पर लिखिए और इसको याद करिए। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए सर साथियों, 90 नंबर क्वेश्चन है कि संगठनात्मक जीवन के पहलू से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक जो है मेन हु मैनेज। जब हम ये भी जब हम पढ़ेंगे पूरा, जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे
इस किताब के बारे में पढ़ेंगे और ये जो थियरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसकी, ये बुक जो है ये किसकी लिखा, कौन लिखा हुआ है, तो आपको देखिए ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको याद रखना होगा। अगर याद नहीं है तो आप इसको अपने नोट्स में मेंशन करिए। ये है मेल्विन डाल्टन का, एम डाल्टन का ये लिखा हुआ बुक है, मैन हु मैनेज। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी आपके कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद है तो आप 10 सेकंड में आंसर कर पाइएगा। अदरवाइज आप, अगर आपको बहुत अच्छे से आपको जानकारी नहीं है फिर भी आप इसको कर सकते हैं एक कॉमन सेंस के रूप में। और कॉमन सेंस क्या है, देखिए यहाँ पे 5 प्रधानमंत्री का नाम दिया हुआ है और 5 प्रधानमंत्री में आपको सजा देना है कि कौन कब किसका कार्यकाल कब हुआ, उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग आपको सजा देना है। तो आप देखिए इन 5 में आप जैसा कि जानते हैं कि हम एक को पहले नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है अटल अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो है वो लास्ट में आएगा और पहले नहीं आएगा ये, क्योंकि ये जो चंद्रशेखर विश्व प्रताप सिंह जो है, एच डी देवेगौड़ा है और वी पी नरसिम्हा राव। अब आपको जब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस तो आपको 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहला ये जो आपको बाद आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हम गुजराल सिद्धांत जब यहाँ लाया गया था भारत में, गुजराल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उस समय का प्रधानमंत्री जो थे वो देवेगौड़ा जी थे। फिर जब एक्ट जो अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गया है, इससे पहले जब लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था तो वो पीएम पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया था। ये चीज़ आपको याद रखना क्योंकि ये भी यूजीसी पूछती है क्वेश्चन ये। अगर आपको ये पता होगा तो इनका कार्यकाल जो है लगभग 96 के आसपास था, 96 के आसपास था। और लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट जो अभी हुआ है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो हुआ करता था वो कब था, वो 92 में था, 92 में था। अगर आपको इतना याद होगा कि 92 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया था, जिस समय जिसका कार्यकाल पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लाया गया था। चलिए इतना आपको याद है। इन दोनों के बारे में कार्यकाल आपको नहीं पता है, अगर पता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं पता है जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका पर्पस यही है कि पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है उस समय हम कैसे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, यही है साथियों। तो अब देखिए हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं कैसे, क्योंकि अटल जी का कार्यकाल को हम पहले नहीं रख सकते हैं और इसमें सबसे पहले यही दिया हुआ है तो हम इसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं रख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ये 96 है और ये 92 है, इन दोनों से पहले अटल जी का कार्यकाल नहीं आना चाहिए। ये 92 से पहले, जैसे ई नंबर जो ऑप्शन है 92 है तो 92 से पहले अटल जी का कार्यकाल नहीं आना चाहिए। अब देखिए ई से पहले कहाँ कहाँ ए दे दिया है, ई से पहले यहाँ पे ए दिया है, ये नहीं होगा। ई से पहले अगर ये दिया है तो नहीं होगा। ई से पहले यहाँ पे भी ए दिया है, ये भी नहीं होगा। ई से पहले भी ये नहीं होगा। देखिए हमको इन दोनों का कार्यकाल नहीं पता था, फिर भी हम कितना स्मार्ट गेस किए, स्मार्ट तरीके से इसका आंसर तक पहुँचे। मुझे नहीं पता था कि अभी भी आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट इन 5 का कार्यकाल कब से कब हुआ करता है। मुझे 2 घटनाएं पता है, पहला गुजराल डॉक्ट्रिन जो लाया गया था वो, और दूसरा लुक ईस्ट पॉलिसी जो लाया गया था वो। ये 2 घटनाएं पता है मुझे, और ये पता है कि अटल जी का जो कार्यकाल है इन दोनों के बाद ही आएगा। और इससे हम अपने आंसर तक पहुँच गए बहुत ही आसानी से। इस तरीके से आपको भी स्मार्ट गेस करना होगा, स्मार्ट तरीके से एलिमिनेट करना होगा, तभी आप 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाइएगा एग्जाम में। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान, ये सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों का पालन क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको आपको गेस करना होगा। और कैसे गेस करिएगा, देखिए आपको इतना पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है ये अभी हाल ही की घटना है, हाल ही की घटना है, यानी कि सबसे लास्ट में इसी को रखना है। देखिए साथियों, आपको सपोज करिए को कोई भी नहीं पता है, कोई भी नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लोगों को कम पता होगा। इतना तो पता होगा कि ये 2019 की घटना है। 2019 में मोदी जी ने ही 370 को हटा करके वहाँ JNK को 2 भागों में, 2 यूनियन टेरिटरी ग्रुप में बांट दिया था। तो ये 2019 की घटना है, तो सबसे लास्ट में इसको हम रखेंगे। तो बी को सबसे लास्ट में रखना है। यहाँ भी बी नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी बी नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी बी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें बी सबसे लास्ट में है और वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देख रहे हैं साथियों कितना स्मार्ट तरीके से यूजीसी ने क्वेश्चन सेट किया है कि अगर थोड़ा सा भी विद्यार्थी दिमाग लगा रहा है वहाँ पे बैठ के स्मार्ट तरीके से, तो आप वो क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये साथियों क्वेश्चन को हम टफ मान सकते हैं, क्योंकि टफ इसलिए क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट जो है वो आर्टिकल दे दिया है और उससे संबंधित चीज़ों को दे दिया है। पर एक चीज़ है, यहाँ भी यूजीसी ने हिंट जरूर छोड़ा हुआ है। यूजीसी छोड़ेगी ही आपको कि आप क्वेश्चन को सही कर पाए, और वो हिंट ये है कि आप देखिएगा डी नंबर में 123 जो है
123 किससे संबंधित है साथियों? अगर आपको याद होगा कि 123 किससे संबंधित है, आपको पता होगा साथियों कि आप थोड़ा-सा भी अगर आपको पता होगा, जैसे कि आप 2 आर्टिकल तो सबको लगभग पता होता है। ऑर्डिनेंस की जहाँ भी बात आती है तो 2 आर्टिकल आता है। एक 123 है और दूसरा 213 है। 213 है। 213 राज्यपाल के लिए है और 123 जो है वो राष्ट्रपति के लिए है। यहाँ सारा के सारा आर्टिकल जो है राज्यपाल से संबंधित अगर दिया है, तो एक आर्टिकल ये जो है 123 ये प्रेसिडेंट से संबंधित दे दिया है। क्या दिया है इसमें कि आपको देखिए, अब मान सपोज़ करिए कि ये भी आपको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। इतना पता है कि 123 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस जारी करने का, जब सेशन नहीं चल रहा होता है तो। 123 को आप हटाइए, जिसमें डी है उसमें आपको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। आप देख पा रहे होगे, आपको आप एकदम ही आंसर तक 50% को इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं। 50% ऑप्शन और बचा हुआ है। 50% ही ऑप्शन बचा हुआ है। अब जब आप गलती, अब दो में आपको चुनने के लिए कहा जाएगा, तो 50% संभावना है कि आप गलती कर सकते हैं और 50% संभावना है कि आप सही कर सकते हैं। अब देखिए, आपको 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दिया आसानी से। एक और ऑप्शन है ई नंबर 333। 333 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा, आपको सपोज करिए कि अब इसमें आपको एक चीज़ और करना होगा, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सही है। ये तीनों सही, एक ही ऑप्शन जो है इसको एलिमिनेट करना है। अब मुझे नहीं पता है कि ये 333 जो है ये सही है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बोलता है या नहीं बोलता है, तो आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर एक चूज करना होगा। तो 50% संभावना है कि गलती हो जाए, 50% संभावना है कि सत्य हो जाए। लेकिन मुझे पता था साथियों, तो इसीलिए मैंने ये आंसर टिक किया था, क्योंकि ये 333 में इसकी प्रावधान नहीं किया गया है। आगे देखिए, आगे ये भी जो है, ये हम जब बचपन में 5वीं 6वीं क्लास में थे, तो हमारे दादाजी कहानियों में बताया करते थे कि गूंगी गुड़िया जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है गूंगी गुड़िया के टाइम पे, जब वो शुरू शुरू में प्रधानमंत्री बनी थी, तो उनको, वो बोल नहीं पाती थी पार्लियामेंट में, कहीं भी बोल नहीं पाती थी, तो उनको डम्ब डॉल बोला गया था, यानी कि गूंगी गुड़िया बोला था किसको? इंदिरा गांधी को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, 100 तक लेके चलते हैं साथियों। 95 नंबर कौटिल्य जो सब थियरी पढ़े कौटिल्य का, तो उसमें बोलता है, वो 7 चीज़ों के बारे में बात करता है जिसमें शत्रु नहीं आता है साथियों। आपको ये जानना होगा, जो हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, चाणक्य के बारे में पढ़े हुए हैं, कौटिल्य चाणक्य एक ही को बोलते हैं, तो कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएगा आपको हर चीज़, तो उस टाइम आपको बता देगा कि 7 जो सब थियरी देता है उसमें कौन कौन से आते हैं, 7 राज्य के 7 तत्वों की बात करता है, उसमें क्या 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 आता है। और उसमें अभी के लिए आपको ये जानना हो कि ई नहीं आता, यानी शत्रु नहीं आता है, जिसमें शत्रु है उसमें उसको आपको काटना पड़ेगा। अब देखिए, 96 नंबर क्वेश्चन जो है, इसके बारे में आपको, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये हम टफ मानते हैं। ये इसलिए टफ मानते हैं कि इसमें आपको बड़ा मुश्किल हो गया था सजाना इसको, कि कैसे सजाया जाए, क्योंकि आपको अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको गलती करोगे ही, 100% गलती करोगे। इसीलिए मैं इस सबका डेट आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको एक बार लिख लीजिए साथियों अपने कॉपी पे, और जब भी आपको रिवीजन करिएगा तो इसको एक नज़र दीजिएगा, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि फिर से रिपीट करे। अगर रिपीट नहीं करते, इसमें से कुछ ऑप्शन जो है वो रिपीट कर दे। ये जो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना जो हुई थी, इसका सन जो है, इसका सन 1903 है। 1903 है। 1903 है। ये फेमस चीज़ें सबको पता है कि जिसमें कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में, तो ये सबको पता है। 1907 है, ये मुझे भी पता था। अखिल भारतीय मजदूर संघ आईटूक की बात करते हैं, तो आईटूक 1920 में है साथियों, 1920 में है। और दूसरा जो है, अगर आप इसको भारतीय भारतीय मजदूर संघ परिसंघ की बात करते हैं, तो ये जो है भारतीय मजदूर संघ परिसंघ की बात करेंगे, तो इसका गठन जो होता है ये 1929 में होता है। 1929 में होता है। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ, एक सेकंड सोचो, एक सेकंड, ये मैं डेट में थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है। इसका गठन जो है ये 1947 में होता है। 1947 में होता है। इसको आप नोट्स बना लीजिए और आप अपने इसको रिवीजन कर लीजिए साथ ही, ताकि ये याद हो जाए आपको। अब देखिए, इसमें आसानी से ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और इसे एक दो भी पता होता, जैसे कि अगर आपको इतना भी पता होता कि ये जो ई नंबर है, ये सबसे लास्ट में आता है, 1947 में आता है। बाकी सब अगर आपको इतना पता होता तो आप कर सकते थे, लेकिन आपको एक आइडिया ये भी होना चाहिए, जैसे मान के चलिए ई नंबर हम तो पता है कि हमको लास्ट में आता है, पर हमको ये कैसे पता होगा इसके बाद से श्री धर्म नारायण, ये जो भी है धर्म नारायण,
नारायण धर्म जो है ये 1903 में नहीं, तो हो सकता है कि 1947 के बाद हुआ हो। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि ये आपको सारे के सारे लगभग लगभग आइडिया होने चाहिए थे, तभी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। इसका आंसर ये सी नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा। अब देखिए 97 नंबर की हम बात करते हैं। 97 अवेंडिकेशन, ये बहुत ही फेमस बुक है साथियों। नारीवादी राइटर है एक, मैरी वोलन क्राफ्ट जो है, और इनका एक बुक है ये अवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें एक मेन भी है, अवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऐसे करके भी बुक है इनका। हालांकि जब पढ़ेंगे हम, मारिया भी बुक है इनकी ऐसे करके, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये थिंकर्स के रूप में इनको पढ़ना है, एक थिंकर्स के रूप में ही इनको पढ़ना है, इनमें सबको पढ़ना है हमको, माओ जेडांग को भी पढ़ना है, मैकियावेली को और रॉल्स को भी पढ़ना है, सबको। तो नारीवादी एक थिंकर्स, नारीवादी आप समझ रहे हैं, वुमेन्स लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको गेस कर सकते थे, आपको नहीं पता होता तो भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बड़े फेमस बुक है इनका ये। आगे देखिए, ये जो है ये 98 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दे दिया है, कुछ घोषणाएं दे दी है, कुछ कन्वेंशन के बारे में, और उसके वर्ष दे दिए हैं, और उसके बाद से आपको अरेंज करने के लिए। तो इन घटनाओं में अगर आपको एक बड़ा फेमस घटना है, ये है बाल अधिकार अभिशमन। ये जो है ये घटना बड़ा फेमस घटना है, और अगर आपको इतना भी पता होता कि ये जो घटनाएं घटती है ये घटना जो है 1990 की है। कब की है? 1990 की। तब आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे कि एक ही आंसर आपके पास बच रहा है। इस तरह के से अपने, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने नोट्स में मेंशन करिएगा सारी घटनाओं को और उसके ईयर को, क्योंकि ये मे भी कि फिर से आगे पूछ सकता है। अगर पूछे तो आप इसके लिए तैयार रहें। 99 की बात करते हैं साथियों, दो क्वेश्चन और देखते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, दो ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसके बाद से फिर 50 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में 25-25 करके हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आप देखिए, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित नगरीय स्थानीय सरकार संबंधी समितियों और आयोगों को कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग, राष्ट्रीय निगम प्रशासन में बजटीय सुधार संबंधी समिति, ऐसे करके आप कराधान जांच आयोग। साथियों अगर आपको ये पता होगा तो आप कर पाइएगा, अदरवाइज आपको गेस ही करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि गेस में आपको 25% ही सही होने का चांस होता है, तो आप मैक्सिमम चांस है कि आप गलती करके आइएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो मैं इसका डेट बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में मेंशन करिए और इसको याद रखिए साथियों। तो आप देखिए इसका डेट अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो साथियों इसमें देखिए, अगर आपको आप इसको, मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम बच्चे इसको क्वेश्चन को गलती करके आए होंगे। डेट की बात अगर मैं कर रहा था, जैसे कौन कब किसका गठन होता है, तो इसमें जो कराधान जांच आयोग है ये सबसे पहले गठित होता है। अगर आपको इतना भी पता होता, हालांकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे। बाकी इसी तरीके से इसके बाद से डी आता है, ग्रामीण नगरीय संबंधी समिति आता है, इसके बाद से सी आता है, इसके बाद से बी आता है, और इसके बाद से ए आता है, यानी कि सीधे अपोजिट साइड से ये कर दिया है ये। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत कब करी थी? इस बड़ा ही फेमस डेट है, आपको पता होगा तो। और कितने दिन चला होगा, आप ये कमेंट में बताइएगा साथियों, कितने दिन महात्मा गांधी की जो यात्रा थी वो कितने दिन चली थी, कब से कब स्टार्ट हुआ था, कब समापन हुआ था, कितने दिन चला था, और साथ ही ये भी बताइएगा ये किस आंदोलन के समय ये चलाया गया था। बाकी ये 1930 में स्टार्ट किया गया था, इसका आंसर ये होगा। साथियों उम्मीद करता हूँ कि हमारा सीरीज आपको ये पसंद आ रहा होगा, पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।